हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका आज की क्लास में। आज जो हमारी क्लास है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, जिसका कोड है BCOE 142। देखो फ्रेंड्स, उससे पहले मैं कुछ आपसे बातें शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि कमेंट में कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप ऐसे क्वेश्चंस दे रही है तो हम बुक से पढ़ सकते हैं, हमें आंसर की नीड होती है, हमें आंसर्स चाहिए, मतलब विद सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो देखो, जब मेरे पास टाइम था मैंने वो किया। अब लगातार एग्ज़ाम्स आ रही हैं, ठीक है। अब मेरे एग्ज़ाम्स दिसंबर में है थर्ड ईयर के, मैं भी थर्ड ईयर का, मेरे एग्ज़ाम्स भी नहीं है। तब जाके मैं पूरी बुक पढ़ रहा हूँ, उसको एनालाइज़ कर रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। अब उनके आंसर्स लिखने में टाइम लगता है, क्योंकि इतने मतलब कि 36-37 पेजेस के आंसर्स होते हैं टोटल, उसको एनालाइज़ करने के बाद। तो उनको लिखने में कैपिटल लेटर्स में टाइम लगता है, उनको समझने में टाइम लगता है। अब समझना इसलिए है क्योंकि समझाना भी है, ठीक है। फिर वीडियो बनाने में टाइम लगता है, उसको स्कैन करने में टाइम लगता है। तो इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं इनके आंसर्स दे सकूं। इसलिए मैं जस्ट क्वेश्चंस दे रहा हूं, जिससे कि आपको एक नॉलेज मिल जाए कि कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है और कौन सा टॉपिक छोड़ना है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छा चला जाएगा, ओके। और बात करूं कि मतलब जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे मैं आंसर्स देता हूं तब अच्छा एग्ज़ाम्स आता था। क्यों चाहता था? क्योंकि बीच में मैं क्या करता था, बहुत क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे टाइप्स है किसी का, या फिर कोई, मैंने इसमें बहुत सारी बताऊंगा। जैसे भी कैपिटल बजट क्या होता है, उसके बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है। वैसे बजट, प्रोडक्शन बजट होता है, वैसे ह्यूमन रिसोर्स बजट होता है। तो जौन सा बजट इंपॉर्टेंट है उसको अगर मैं ऐसे लिखता गया तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मैंने उसको एक क्लासिफिकेशन ऑफ बजट एक टॉपिक दे दिया, ठीक है। अब जब मैं उनके आंसर लिखता था तो जो इंपॉर्टेंट हुआ करता था मैं उसको डीपली समझाया करता था कि ये वाला है, ये इंपॉर्टेंट है। बट अब मैं आंसर्स नहीं लिख रहा हूँ, तो वो आपको देखना है कि आपको कैसे करना है इनके आंसर्स, ठीक है। तो मैं समझा दूंगा कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। और सॉरी यार, ऐसे मत बोला करो कि सर आप इनके आंसर्स पढ़ कर दो। देखो, मुझे आपकी फ़िक्र है, तभी मैं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे कोई फ़िक्र नहीं है आपकी, बस मैं आपको दिए जा रहा हूँ, या फिर मैं जस्ट बुक से उठा के दे रहा हूँ क्वेश्चंस। आप अगर इनको मैच करोगे, असाइनमेंट से मैच कर लो या कहीं से मैच कर लो, सेम क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको स्टेप टू स्टेप, मतलब जैसे बुक के यूनिट जाते हैं ना, यूनिट वाइज आपको इसमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट यूनिट से आज हो सकता है फर्स्ट क्वेश्चन हो, सेकंड यूनिट से सेकंड क्वेश्चन हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले बुक को रेफर करता हूँ, उसके बाद उसके आंसर जो क्वेश्चंस होते हैं इंपॉर्टेंट वो लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए यार, जितना मुझसे हो रहा है मैं कर सकता हूँ। टाइम नहीं है तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मेरे पास टाइम होता तो आपको बोलने की नीड नहीं पड़ती, ओके। तो आई थिंक आप लोग समझ सकते हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, स्टार्ट करते हैं क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब उसको क्यों स्टार्ट किया गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग करनी ज़रूरी क्यों है, और इसकी नेचर क्या है, ठीक है। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस, स्कोप, रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये 3 टॉपिक दिए गए हैं बुक में, एडवांटेजेस, स्कोप एंड रोल, अलग 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 इनके पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन तीनों के पॉइंट, अगर आप तीनों के एक बार पॉइंट पढ़ लेना, ठीक है, उनको याद मत करना। उनमें से जो पॉइंट, जैसे इसमें रोल भी वही चीज़ है, स्कोप भी वही चीज़ है, एडवांटेजेस भी वही चीज़ है। तो तीनों में से अगर किसी एक के पॉइंट पढ़ के आप लिख के आ जाओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, इसलिए मैंने तीनों पे स्लैश लगाया है। मतलब कि एडवांटेजेस के पॉइंट, स्कोप के पॉइंट एंड रोल के पॉइंट सेम सेम है, मतलब एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं। तो आप ये मत सोचना कि एडवांटेजेस के अलग से याद करने पड़ेंगे, स्कोप के अलग से, रोल के अलग से, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों के पॉइंट जो सिमिलियर हैं उनको देख लो और वैसे आप लिख के आ सकते हो। उसमें से क्वेश्चन आना, मतलब एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो पेज नंबर 10, 11, 12 और 16 पे आपको ये इनके आंसर्स देखने को मिल जाएंगे। अब बात करूँ क्वेश्चन नंबर 2 की, तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है। दो चीज़ होती है, कॉस्ट कंट्रोल होता है, कॉस्ट रिडक्शन होता है। तो कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन दोनों के फीचर्स क्या हैं, इनको देख लेना, पढ़ लेना। एक्सप्लेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, मतलब कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन की एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है, मतलब फीचर्स और एडवांटेज डिसएडवांटेज इन दोनों के देख लेना। इनमें से भी क्वेश्चंस आने की चांसेस हैं, ओके। तो क्वेश्चन ये आपको दिख जाएगा 23, 26, 24 एंड 26 पेज नंबर पे इनके आंसर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट की। तो पहला है, व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट, मतलब कॉस्ट को मैनेजमेंट करने की टेक्निक्स क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 31 पे आपको इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे का पॉइंट की बात करूँ तो एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ रिजर्व एंड यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो रिजर्व है उनके टाइप्स क्या है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजेस क्या हैं। तो इनका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा 45 पेज नंबर एंड 60 पेज नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो है, एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेजेस ऑफ बजटिंग। जो बजटिंग है, बजट आप जानते हो, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, एडवांटेजेस क्या है। अब मान लो कि आपने इसको नहीं पढ़ा, छोड़ दिया, ठीक है। तो आपको बजट पता है, बजट क्या होता है, बजट के ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेज अपने माइंड से लिख के आ जाओ। और बजट होता क्या है, मतलब फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना, उसके एडवांटेज लिख दो, उससे क्या होगा,
ठीक है, आपके लिए एक मतलब पाथ मिल जाएगा कि आपको किस डिसीजन पे चलना है, आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। ठीक है, आप फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हो, अपनी बिजनेस को मतलब कि ग्रो करने में हेल्प कर सकते हो। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं यार, तो इनको लिख के आ सकते हो आप। ठीक है, तो व्हाट आर द लिमिटेशंस एंड एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव बजटिंग, बजटिंग की लिमिटेशंस क्या है और इफेक्टिव बजटिंग के एसेंशियल्स क्या है, मतलब कौन कौन सी नीड होती है इफेक्टिव बजटिंग के लिए। तो ये देखने को मिल जाएगा आपको पेज नंबर 120 एंड 121 पे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूँ तो व्हाट आर द एसेंशियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटरी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल के एसेंशियल्स क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक है, डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी डिस्कस करने हैं आपको। तो पेज नंबर 176 एंड 178 पे आपको इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट की बात करूँ तो व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस क्या हैं। तो इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा पेज नंबर 193 एंड 194 पे। अब बात करते हैं सेकंड का इसका पॉइंट, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसीजन मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है और डिसीजन मेकिंग से आप क्या समझते हो। पेज नंबर 320 पे इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं तो एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग, प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। व्हाट इज द नीड फॉर प्राइसिंग डिसीजंस, मतलब जो प्राइसिंग डिसीजन उसकी नीड क्यों पड़ती है। व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग डिसीजंस, और कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं प्राइसिंग डिसीजंस को। तो इसका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा 339 और 341 पेज नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसका, तो उसको समझते हैं। व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसकी टेक्निक्स क्या है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशंस क्या है। ठीक है, और आपको क्या बताना है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होता है उसकी यूजेस क्या है। तो ये देखने को मिल जाएगा आपको पेज नंबर 14 पे, 62 पे और 355 पे। अब बात करते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन, बहुत सारे इसमें थे जिनमें से मैंने कुछ टॉपिक्स को उठाया है जो इंपॉर्टेंट है, उनमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट को बताया है। जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के आप डिफरेंशिएट कर लेना, इसका आने के चांसेस हैं। उसके बाद कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन में डिफरेंस या तो इनका शॉर्ट नोट में आ जाएगा या फिर आपको ये डिफरेंस बिटवीन में भी देखने को मिल सकता है। थर्ड है प्रोविज़न एंड रिजर्व, जो प्रोविज़न होता है रिजर्व होता है। ठीक है, इनके बारे में देख लेना, समझ लेना प्रोविज़न क्या होता है, रिजर्व क्या होता है। बेसिक फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट, इसके भी चांसेस हैं, पेज नंबर 161 पे देखने को मिल जाएगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटिंग, अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटिंग हम क्या कर चुके हैं, पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। जैसे अब बाद में आपको बताऊँ कि हमने यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की लिमिटेशंस एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती क्या है। वैसे बजटिंग की हमने देखा था यहाँ पे पेज क्वेश्चन नंबर 4 में। तो आप अगर इसको नहीं पढ़ोगे कोई बात नहीं, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि बजटिंग क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है, आप उनके बीच में डिफरेंस लिख के आ सकते हो। अब बात करते हैं शॉर्ट नोट्स की। तो पहला है डुपॉन्ट मॉडल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, मतलब फाइनेंशियल एनालिसिस करने के डुपॉन्ट मॉडल क्या है। तो पेज नंबर 100 पे देखने को मिल जाएगा। यूजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस के यूजेस और लिमिटेशंस क्या है। 105 एंड 104 पे इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। पीबीटी, पीबीआईटी एंड पीएटी, ठीक है, ये क्या होती है इनको देख लेना। तो ये पेज नंबर 51 पे देखने को मिल जाएगा। ट्रेंड एनालिसिस 78 पेज नंबर पे, इस पे से क्वेश्चन आने के चांस है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो ट्रेंड एनालिसिस को पढ़ लेना, 78 पेज नंबर पे है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ बजट, बजट के क्लासिफिकेशंस क्या होता है। अब देखो बजट में बहुत सारे बजट हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट बजट उसमें दिए गए हैं, मतलब हेडिंग दी गई है, तो आप उनको देख लेना। जैसे प्रोडक्शन बजट क्या होता है, सेलिंग बजट क्या होता है। मैंने उनको क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बजट मीन्स होता है फ्यूचर का, मतलब कि फ्यूचर के लिए एक कोई भी, जैसे मान लो कि फ्यूचर की प्लानिंग करना बजट कहलाता है, कि फ्यूचर में हमें कितना खर्चा करना है, कितना किस फील्ड में कितना लगाना है। अब प्रोडक्शन बजट क्या होगा, कि प्रोडक्शन के लिए फ्यूचर की प्लानिंग करना, तो इसको लिखना मैंने इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा, क्योंकि आप अपने माइंड से बना के आ सकते हो। ठीक है, तो इनके अगर चाहो तो क्लासिफिकेशन ऑफ बजट में सारे दिए गए हैं, तो इनको आप देख सकते हो अच्छे से। ठीक है, अब बात करता हूँ जीरो बेस्ड बजटिंग, ZBB एक पॉइंट है, ये पेज नंबर 162 पे देखने को मिल जाएगा, इसको समझ लेना। प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग के प्रोसेस क्या है, पेज नंबर 163 पे देखने को मिल जाएगा। प्रोसेस नहीं दिया गया, परफॉर्मेंस बजटिंग आप समझ लेना होता क्या है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस बजटिंग क्या होता है आपको पेज नंबर 163 पे देखने को मिल जाएगा। आगे है ओवरहेड बजट, ओवरहेड बजट क्या होता है, पेज नंबर 138 पे देखने को मिल जाएगा। इसमें कुछ टाइप भी दिए हैं, उनको पढ़ लेना। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो शायद एक पूरा ब्लॉक दिया गया वेरिएंस का, तो वेरिएंस का जो क्लासिफिकेशन है, मतलब उसमें बहुत सारे वेरिएंस दिए गए, उनको समझ लेना होता क्या है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएंस मतलब क्या है, कि बहुत सारे वेरिएंस दिए गए, उनको आप पढ़ लेना कि होता क्या है। अगर टाइम मिले लास्ट में पढ़ना है इसको, ठीक है, नहीं टाइम मिल रहा है कोई बात नहीं, छोड़ देना। तो पेज नंबर 202 पे आपको देखने को मिल जाएगा। डीपली आपको एनालाइज करना है, जिससे कि आपको वेरिएंस कौन कौन से होते हैं समझ में आ जाए, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आप उसको लिख के आ सकते हो। आगे बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आप इनको दोनों को पढ़ लेना।
257 पेज नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। 11th क्वेश्चन की बात करूँ तो लिमिटेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, पेज नंबर 277 पे देखने को मिलेगा। फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी, ठीक है, मशीनरी की रिप्लेसमेंट करने पर कौन कौन से फैक्टर को कंसीडर किया जाता है, तो पेज नंबर 330 पे आपको इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्रॉफिट को प्लानिंग क्या है और कंट्रोल क्या कहलाता है, 351 पेज नंबर पे इसके आंसर देखने को मिलेगा। एडवांटेजेस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, मतलब कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है, ABC, तो उसके एडवांटेजेस क्या है तो आपको 400 पेज नंबर पे देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन अपने इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, तो लाइफ साइकिल कैजन एंड बैक फर्स्ट कॉस्टिंग, मतलब कि 402, 405 एंड 408 पे इसका आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने इस बार क्या किया कि थोड़े जो मतलब मैं क्या करता था कि मैं ज़्यादा क्वेश्चंस इसलिए लिखता था जिससे कि मुझे बार बार वीडियोस ना बनानी पड़े, लेकिन मैंने इस बार क्या किया कि थोड़े क्वेश्चंस को हटा दिया, जितना इंपॉर्टेंट पार्ट था मैंने उसी पार्ट को डिस्कस किया है कि जिसके आने के चांसेस हैं। तो इनमें से अगर आपको थोड़ा सा टाइम भी कम है और आपको पढ़ने में भी थोड़ा सा आसानी रहेगा, ज़्यादा मतलब माइंड को जोर नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 3 पर टिक किया है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट, मतलब आप ये ऊपर के 8 क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल टाइप के हैं। अगर आप इन 8 क्वेश्चंस को पढ़ लेते हो और ये 3 शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चंस को पढ़ लेते हो, मतलब डिफरेंस बिटवीन के, तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो ये जो शॉर्ट नोट्स के इनको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको उनमें समझ में आ जाएगा कि ये इनका मतलब क्या है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हो। जो 8 क्वेश्चन है उनमें से 2 क्वेश्चन, अब देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मैंने 2 वीडियो डाल रखी है, यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड की वीडियो डाल रखी है। यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड में से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, मतलब 40 मार्क्स आपको उनमें से देखने को मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको डीपली पढ़ना है उन 2 यूनिट्स को, तो वीडियोस पड़ी हुई हैं, मैंने नोट्स को बना के डीपली उनको पढ़ाया है, डीपली समझाया है, तो आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। ज़्यादा टाइम की नहीं है, मतलब कि वही होगा 20-25 मिनट्स दोनों वीडियोस, ठीक है। तो आपका 40-50 मिनट देने में कोई कुछ नहीं जा रहा है, आप जाके उनको देख लेना, उनको समझ लेना कि 2 यूनिट में क्या क्या हमें इंपॉर्टेंट समझना है, ठीक है। ओके, तो ये रही हमारी क्लास आज की। और मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा सा जैसे अभी लास्ट एग्ज़ाम इसके बाद है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे मैं तो कर ही रहा हूँ, लाइक UPSC, एपकेट, CDS, इनकी तो मैं प्रिपरेशन कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें मुझे क्या बोलते हैं, जो NCERT की बुक्स हैं 10th क्लास तक की, वो भी रेफ़र मैंने की हैं, और उसके बाद जो एडवांस लेवल की बुक हैं वो भी रेफ़र मुझे करनी पड़ी। मतलब कि अगर मोटे मोटे तौर पे कहूँ तो मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं जब तैयारी कर रहा हूँ तो मैं आपको भी तैयारी करा सकता हूँ। जैसे मैं BCom की क्यों क्लासेस दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा BCom की मुझे तैयारी करनी है, ठीक है, इसलिए। तो अगर आप चाहो, अगर आपको तैयारी करनी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, ठीक है, तो आप कमेंट में लिखना कि सर मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, तो मैं फिर उसी हिसाब से अपनी जो क्लासेस हैं उनको आगे बढ़ा सकूँ। जैसे इंग्लिश ग्रामर की मैंने क्लासेस ले रखी हैं, ठीक है। तो मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं जब भी किसी फील्ड में घुसता हूँ तो उसकी डीप तक जाता हूँ कि मतलब ऐसा कौन सी चीज़ है जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और उसको पढ़ाया जा रहा है, या फिर जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको मैं हटा देता हूँ। मतलब कि एक लिमिटेड रिसोर्स ही एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी एक अच्छी तरीके से तैयारी हो, ठीक है, तो आप नीचे मैसेज कर देना मुझे, फिर उसके हिसाब से मैं सोचूंगा कि क्लासेस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें मैं NCERT की पूरी 10th क्लास, मतलब पूरी 10th क्लास तक की जितनी भी NCERT की बुक्स हैं वो पूरी रेफर कराऊंगा। उसके बाद जिससे GS हो जाएगा हमारा, फिर जो भी जैसे जैसे मैं इंग्लिश की पढ़ी हुई इंग्लिश की करा दूंगा, तो इससे क्या होगा कि मेरी भी प्रैक्टिस होती रहेगी और आप लोगों को भी बेनिफिट होता रहेगा, ठीक है। तो जो भी आपका डिसीजन हो वो आप मुझे बता देना। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। मैं फिर आपसे कहता हूँ कि प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो यार। आज मैंने मतलब बुक पढ़ के क्वेश्चंस लिख पाए, परसों आपका एग्जाम है, मैं आंसर्स कैसे दे दूँ? आप लोग बोल सर आंसर चाहिए, आंसर चाहिए, आंसर चाहिए, तो आंसर्स मैं कैसे प्रोवाइड करा सकता हूँ? आप खुद सोच लो कि 3 दिन लगते हैं आंसर्स बनाने में। तो इसलिए मैं बहुत 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 सॉरी आपसे मतलब बोलना चाहता हूँ। मेरे पास अगर टाइम होता तो मैं खुद बना के दे देता, आपको बोलने की नीड नहीं पड़ती। जो लोग पहले से हैं, ठीक है, वो जानते हैं कि आपको कभी बोलना नहीं पड़ता है, आपको टाइम पे मिल जाते हैं जो भी आपको चाहिए होता है। क्योंकि यार आप जितनी फ़िक्र आपको उतनी फ़िक्र मुझे भी है। तो ऐसा मत सोचो कि मैं सिर्फ अपना टाइम पास कर रहा हूँ, ये वो कर रहा हूँ, ठीक है, टाइम नहीं है मेरे पास, तब मैं नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि यार एक दिन के गैप के बाद क्या बोलते हैं आपके एग्ज़ाम्स हैं, और एक दिन तो लगता है मुझे बुक को एनालाइज करने में अच्छे से। तो इसलिए सॉरी। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए। हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।